गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के अगले एक चैप्टर में एक टॉपिक है, रेस्पिरेशन में एक टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने पहले से सुना और जनरली हम ये मानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में ऑपरेट होती है। जैसा कि हम पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं कि अगर हम रेस्पिरेशन के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स को यानी बैक्टीरिया को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमने कुछ नाम सुने हैं, एरोबिक, ऑब्लिगेट, एरोबिक फैकल्टेटिव, एनारोबिक ऑब्लिगेट, एनारोबिक फैकल्टेटिव। तो अब इनमें से जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं उनमें प्योरली ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करते होंगे? सिमिलरली एरोबिक फैकल्टेटिव, इसका मतलब हो गया कि उनके पास में एक ऑप्शन है कि वो एरोबिक कंडीशन में जी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो कौन सी कंडीशंस में जीते हैं? एनारोबिक कंडीशंस में। तो वहाँ पर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, इसी को हम थोड़ा डिटेल में कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था कि ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो एरोब हो, चाहे वो एनारोब हो, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को ऑपरेट होने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हम नॉर्मल एरोबिक कंडीशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, जैसा कि हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में होता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज एंटर करता है और पायरुवेट के फॉर्म में रिलीव होता है। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उनके फॉर्म में रिलीव होता है और साथ में ATP और NADH बनता है। ये पायरुवेट एरोबिक कंडीशंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होगा, जहां उसको फर्दर CO2 के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है। ओके, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा TCA साइकिल में, वहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में NADH और FADH मिलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन होते हुए अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं और इस प्रोसेस में ATP का सिंथेसिस होता है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ओके, लेकिन इन्हीं एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोब रादर, यानी वो एरोबिक कंडीशन में जी सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, हायर प्लांट्स, जिनमें कभी कभी ट्रांजिएंटली एनएरोबिक कंडीशंस या हाइपोक्सिक या एनॉक्सिक कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। ये कौन से हालात में जनरेट हो जाती है? फॉर एग्जांपल वाटर लॉक्ड और फ्लडेड सॉइल। अगर पानी कई टाइम से स्टैग्नेंट है तो पौधे, वहाँ से जो ज़मीन है वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी और पौधे की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती हैं, उनके लिए हाइपोक्सिक कंडीशंस बन जाती है। ऐसी कंडीशंस में क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है नहीं, तो वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन वहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो वो पूरी की पूरी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन की तरफ ना जाकर किधर शिफ्ट हो जाती है? फर्मेंटेशन पाथवेज में। और ये फर्मेंटेशन पाथवेज ही एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं। TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन में हो नहीं सकते हैं, इसलिए सेल को NAD वापस मिलना मुश्किल हो जाता है और उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। क्यों लिमिटेड हो जाती है? क्योंकि सेल के NAD को जो कॉन्टीन्यूसली ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट हो रहा है उसने कंज्यूम कर लिया और उनको NADH में बदल दिया। अब जब तक NAD फर्दर नहीं मिलेगा तब तक ग्लाइकोलिसिस की भी जो पे ऑफ फेज होती है, जिसमें एनर्जी बनती है, वो भी नहीं हो पाएगी। और अगर वो भी एनर्जी नहीं मिली तो फिर एनारोबिक कंडीशंस में किसी सेल को एनर्जी मिलना मुश्किल हो जाएगा और एनर्जी अगर मिलना मुश्किल हो जाएगा तो सेल को मरना पड़ेगा। इसलिए उसके जीने के लिए ज़रूरी है कि ग्लाइकोलिसिस को कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करवाते चले जाएं, चाहे TCA और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ना हो, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होना ज़रूरी है। और ग्लाइकोलिसिस को कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए? NAD लगातार हमें चाहिए।
तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि NaDH से NAD वापस बना देता था, अब वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें किसी और मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कौन सी है? फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन बेसिकली कुछ नहीं करता है। फर्मेंटेशन NaDH को काम में लेते हुए वापस किस में तब्दील कर देता है? NAD में तब्दील कर देता है, और ये NAD वापस ग्लाइकोलिसिस को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और उसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस लगातार ऑपरेट होता रहता है और वो ATP एनर्जी बनाता रहता है, जिससे सेल सस्टेन करेगी। हालांकि इसमें एनर्जी एरोबिक कंडीशंस के कंपैरिजन में बहुत कम बनती है, लेकिन जितनी भी बनती है सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब धरती बनी थी, शुरुआती दौर में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटलीस्ट, वो बहुत कम था। जो आज 21% है, उस ज़माने में ये 21% नहीं था, बहुत ही कम ऑक्सीजन वहाँ पे था। और ये तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से धीरे धीरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाने लगा, और धीरे धीरे रेस्पिरेशन स्ट्रेटजी एनारोबिक कंडीशन से एरोबिक कंडीशंस की तरफ अडप्ट होने लगी। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो सिचुएशन है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और कई सारी सेल्स में इसको एज सच प्रिजर्व कर लिया गया है, कंजर्व कर लिया गया है। ओके, और ये कंजर्व करने में जो बेसिक काम है वो यही है कि NaDH को वापस NAD में कैसे तब्दील करवाया जाए, यानी फर्मेंटेशन कैसे होता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस से हम वापस शुरुआत करते हैं। व्हाट हैपन्स इन द ग्लाइकोलिसिस? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड NAD इज कन्वर्टेड इनटू NaDH। अभी सोचिए, लगातार ग्लाइकोलिसिस होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा सेल का NAD सब किस में तब्दील हो जाएगा? NaDH में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर हमें NaDH से वापस NAD जनरेट करने की कोई मैकेनिज्म नहीं मिलती है, तो ग्लाइकोलिसिस एक टाइम के बाद में बंद हो जाएगा। अब क्या कहानी होती है? ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट के 3 फेट हैं, बेसिकली 2 फेट हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये TCA साइकिल में एंटर करता है और CO2 और H2O में तब्दील हो जाएगा, और TCA का प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा NADH और FADH। वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चैनलाइज करवाते हैं और ATP का फॉर्मेशन करवाते हैं, और वापस NADH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NAD में। और ये NAD वापस किसको नसीब करवा दिया जा सकता है? ग्लाइकोलिसिस में। तो कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स हैं, TCA एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्योंकि ये होगा नहीं, तो NADH को वापस NAD में कौन तब्दील करेगा? इसके लिए एनारोबिक सिचुएशन में एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये 2 टाइप का होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन दोनों ही सिचुएशन में NADH से वापस क्या बनवा लिया जाता है? NAD, और ये NAD किसको दे दिया जाता है? ग्लाइकोलिसिस को। तो ग्लाइकोलिसिस कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट हो सकता है, तभी ऑपरेट हो सकता है जब एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन पाथवे ऑपरेट होते रहे। अब इनका नाम जो है, उन नाम से ही हमें समझ में आता है। होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन में लैक्टेट बनेगा, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कोई अल्कोहल बनेगा। कौन सा बनता है? इथेनॉल, और साथ में क्या बनता है? CO2। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा पुअर है, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इसके लिए अडेप्टेड होते हैं, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए अडेप्टेड होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म किसके लिए अडेप्टेड होते हैं? होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन के लिए। जिनमें इथेनॉल बनता है, ये लेस टॉक्सिक माना जाता है, क्योंकि ये सेल से बाहर डिफ्यूज हो जाता है आसानी से। लेकिन जिनमें लैक्टेट बनता है, वो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी रखता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक माना जाता है। ओके, तो हम वन बाय वन इन सब तीनों फेट्स को देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में कंसिडर कर चुके हैं।
इसको और बताने की ज़रूरत है नहीं, हमारा फोकस एनारोबिक रेस्पिरेशन पे रहेगा। तो पहला केस था हमारा लैक्टिक एसिड यानी होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी इसको बोल देते हैं। इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था वो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट करवा दिया जाता है और NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना था उसको वापस किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, NAD। तो आप इसमें ये बहुत क्लियरली यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में NADH बनते थे और पायरुवेट से लैक्टेट बनने में यही NADH वापस NAD बनाते हैं जो कि वापस ग्लाइकोलिसिस को ऑपरेट होने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लीमेंटरिटी जनरेट हो जाती है। ये दोनों पाथवे ग्लाइकोलिसिस और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये ऑपरेट करता है। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूजुअली कहाँ होता है? ये कई सारे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, स्केलेटल मसल्स में भी होता है। स्केलेटल मसल्स के अलावा हमारे ह्यूमन बीइंग में रेटिना, एरिथ्रोसाइट वहाँ पर भी होता है। एरिथ्रोसाइट में क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आरबीसी में क्यों यही ऑपरेट होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ओके, तो चाहे एरोबिक कंडीशन भी हो लेकिन सेल को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का अगर तरीका या मैकेनिज्म नहीं है उसके पास, तो जाहिर सी बात है फर्मेंटेशन वहाँ पे होगा। अगला टाइप का जो फर्मेंटेशन है वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली कई सारे प्रोटिस्ट और यीस्ट में होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है, और इसमें इथेनॉल बना दिया जाता है। तो दो एंजाइम यहाँ पे काम आता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज पायरुवेट से CO2 को रिलीज करवा देता है और एसिटाल्डिहाइड बनवाता है। इस एसिटाल्डिहाइड को ट्रांसफर करने के लिए एक और ग्रुप है TPP, ये कोफैक्टर के तौर पे काम में आता है। ये TPP इसको ट्रांसफ़र करवाएगा और ट्रांसफ़र करवाने के बाद में इसको अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज जो होगा वो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। यानी पायरुवेट का एसिटाल्डिहाइड ग्रुप को अलग करवाने का या ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प कौन करता है? TPP। एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब ये पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो है ये कई सारे कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में नहीं होता। इसलिए वर्टिब्रेट्स में अगर कोई फर्मेंटेशन होगा तो वो कैसा होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए ह्यूमन बीइंग में जब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनेगा और वो लैक्टिक एसिड लीवर के थ्रू होता हुआ वापस दूसरे शुगर्स में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। रही बात अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज की, तो ये कई सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, इवन ह्यूमन बीइंग्स में भी ये मिलेगा। यानी वर्टिब्रेट में अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज तो है लेकिन पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज नहीं मिलेगा। अब हम जरा इस TPP के कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम थायमीन पायरोफॉस्फेट है। ये बेसिकली विटामिन B1 से डेराइव होता है और इसका काम एक्टिवेटेड एसिटाल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है। जैसा हमने इस केस में भी देखा था कि पायरुवेट के एसिटाल्डिहाइड ग्रुप को ये ट्रांसफ़र करता है यानी ये अलग करता है, ठीक है। TPP का स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें एक थायाजोलियम रिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन सिंक का काम करती है और वो ही फैसिलिटेट करती है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को। यानी अगर TPP नहीं होगा, थायाजोलियम रिंग वहाँ पे नहीं होगा, तो अकेला पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज वहाँ काम नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द बिग नेसेसिटी ऑफ द TPP। और TPP किससे बनता है? विटामिन B1 से। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट द कोफैक्टर्स और वो कई सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये दोनों टाइप के जो भी फर्मेंटेशन है इनके बारे में बात कर ली। अब इनके एफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहली ही स्लाइड में बात करी थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी लिबरेट होती है। दोनों में एंटर करने वाला प्रोडक्ट तो सेम ही है, पायरुवेट। फिर इसमें कम एनर्जी और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऐसा क्यों?
जबकि हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, बस उसको तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि एफिशिएंसी का मतलब ये लिया गया है कि किसी मॉलिक्यूल में यानी पाइरुवेट में जितनी एनर्जी कंजर्व्ड है, उस कंजर्व्ड एनर्जी से कितनी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, उसी को ही हम एफिशिएंसी कंसिडर करते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए 4% होती है, यानी जो बाकी की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में कंजर्व रहेगी, वो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में कंजर्व रहेगी, लैक्टेट और इथेनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट रहेगी। ओके, तो ये बेसिकली एफिशिएंसी की हमने बात करी। तो हमें समझ में आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी है फर्मेंटेशन की, वो बहुत कम है और इसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए तो उतना ही एटीपी चाहिए। इसलिए ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक जो सेल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है। इस फिनोमिना को पाश्चर इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो हायर रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है वो कैसे पॉसिबल हो सकती है कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स ज़्यादा मिले, और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स ज़्यादा मिलने का मतलब क्या हो गया कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को एनकोड करने वाले जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो। तो ये सारी कहानी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी है। तो कुल मिला के पाश्चर इफेक्ट का मतलब हो गया ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स के जीन का ओवर एक्सप्रेशन होता है। ओके, और फर्मेंटेशन का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि फर्मेंटेशन में सपोज कर लीजिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर कम काम कर रहा है तो वो NAD+ जनरेट ज़्यादा नहीं करेगा, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हुए भी काम नहीं करेंगे। तो फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस के दोनों के ही एंजाइम्स के जीन का ओवर एक्सप्रेशन की हमें सख्त ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाके सेल सर्वाइव कर पाती है। नाउ फर्मेंटेशन को कमर्शियली एक लंबे टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में। हम 1 by 1 देखेंगे, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और तीसरा पार्ट हम कंसिडर करेंगे केमिकल इंडस्ट्री। सो हम सबसे पहले बात करते हैं फूड इंडस्ट्री में। वैसे तो कई सारे ऑर्गेनिज्म नॉर्मली फर्मेंटेशन करते रहते हैं और उसी के बिहाफ पे वो जिंदा भी रहते हैं, लेकिन इसी चीज़ का कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया था ह्यूमन बींग्स ने, और उन्होंने इस चीज़ को फूड के प्रोडक्शंस में, अलग अलग टाइप के फूड्स प्रोडक्शन में और उनके प्रिजर्वेशन में इसको काम में लिया। तो फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट यानी जो फर्मेंटेड एडिबल प्रोडक्ट बनते हैं उनका अपना एक करेक्टरिस्टिक फॉर्म होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है। जैसे इडली डोसा हम साउथ इंडियन डिश जो यूजुअली काम में लेते हैं तो वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। जैसे जलेबी हम लेते हैं तो वो भी एक फर्मेंटेड, उसका जो बैटर है दैट इज़ द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। ओके, सो दीज आर द फर्मेंटेशन पार्ट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्मेंटेशन को हम फूड में काम में क्यों लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये है कि फर्मेंटेशन में एसिड बनता है, चाहे लैक्टिक एसिड बनता है चाहे इथेनॉल बनेगा, तो जो एसिड बनेगा वो पीएच को रिड्यूस कर देगा, और कम पीएच अगर फूड की होगी तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम नहीं कर पाते हैं, वो उस फूड को काम में नहीं ले पाते हैं, यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस, कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं योगर्ट। योगर्ट को बनाने में लैक्टोबैसिलस को काम में लिया जाता है। इसी तरीके से स्विस चीज़ है, उसमें प्रोपियोनिल बैक्टीरियम को काम में लिया जाता है। कई सारे पिकल्स, सॉस, सोया सॉस, ये हम काम में लेते हैं। ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं, किसी न किसी स्टेज पे फर्मेंटेशन। कुछ नेशनल फेवरेट डिशेस हैं, जैसे किमची कोरिया की है, कैफे रशिया की है, इंडिया में दही है। ये सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं ये सब फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही शैम्पेन में जो कार्बोनेशन होता है वो CO2 की वजह से होता है, और CO2 किसकी वजह से मिलता है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उसकी वजह से CO2 रिलीज होता है इथेनॉल के साथ में, और उसकी वजह से वो टिपिकल कार्बोनेशन फिनोमेना होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई सारे कॉर्न यानी मक्का की जो फसल होती है उसके जो उसका भूसा बचता है, जो स्ट्रॉ है, जो स्टॉक्स हैं,
उनको प्रिजर्व किया जाता है साइलो में। साइलो का मतलब होता है एयर टाइट सिचुएशन में उनको आपस में पैक करवा दिया जाता है, जिसमें हवा नहीं जा पाएगी, और हवा नहीं जा पाएगी तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होगा तो पीएच कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पॉइलेज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ पे आ नहीं पाएंगे, और इस तरीके से वो एनिमल फीड के तौर पे लंबे टाइम तक मेंटेन किया जा सकता है कंटेनर्स में। इसी तरीके से केमिकल इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। जो क्लॉस्ट्रीडियम से शुरुआत में पता लगा हमें, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेनॉल और एसीटोन बनाता है। धीरे बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट रिच कुछ भी मोलासेस हो, कॉर्न स्टार्च हो, इन सब को हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में काम में ले सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये केमिकली बनाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियली बनाए जा सकते हैं। गैसोहॉल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन के कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स भी हम जनरेट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इसका एप्लीकेशन है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।